कोई बचाओ मुझे, ये बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। स्पाइडर लॉर्ड, कोई बचाओ मुझे, ये बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। आज रात मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मत करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर लेगी मेरे साथ चालाकी? सुनसान समंदर के किनारे जोधपुर से कुछ दूर एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में एक 100 साल का बूढ़ा अकेला रहता था। वो बूढ़ा जिसका नाम आज तक कोई नहीं जानता था, आज भी अपने घर में बिल्कुल अकेला था। रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा बिस्तर से उठा, उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त इस वीराने में मेरे घर कौन आ सकता है? आज तक यहां कोई नहीं आया। लेकिन दरवाजा और जोर से बजने लगा। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। उसके सामने एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम कविता था। बूढ़े की नजर जैसे ही कविता पर पड़ी, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उसे देखता ही रह गया, नजरें हटा नहीं पा रहा था। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? कविता ने जवाब दिया, मैं मुंबई जा रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। मुझे आपके घर में एक रात ठहरने दीजिए, सुबह होते ही चली जाऊंगी। कविता को देखते ही बूढ़ा खुश हो गया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। कविता घर के अंदर आ गई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। कविता लेटकर सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो बूढ़े को वहीं खड़ा देखा। वो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। कविता घबराकर उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हें कंबल देने आया हूं। कविता ने कंबल ले लिया और ओढ़कर फिर लेट गई। लेकिन उसके लेट जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाह झलक रही थी। वो बस कविता को देखता रहा। सुबह हो चुकी थी। कविता ने धन्यवाद किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़े ने कहा, कहाँ जाओगी? तुम एक जवान लड़की हो, मुंबई यहां से बहुत दूर है। बूढ़ा पास आया। उसने कविता का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज रात रुक जाओ, बस एक रात की ही तो बात है। कविता ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और बोली, ये क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब नजरें थीं, जैसे वो कोई चाल चल रहा हो। बूढ़े की बात सुनकर कविता ने रुकने के लिए हां कर दी। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वो चाहता हो कि कविता खुद उसके करीब आए। रात आ गई। कविता कोने में अपने बिस्तर पर लेटी थी। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, बूढ़ा चुपचाप उठा। वो धीरे धीरे कविता के पास पहुंचा। काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। धीरे से उसने कविता की पेशानी को छूना शुरू किया। अचानक कविता की आंखें खुल गईं। वो जल्दी से उठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी सपने में खो गया हो। फिर बोला, मैं तुम्हें तकिया देने आया हूं। तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन में दर्द होगा, ये लो तकिया। कविता ने तकिया ले लिया और गुस्से से बोली, अब यहां से चले जाओ। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात को वो खुद से बातें करने लगा, कविता सुबह चली जाएगी। आज मेरा आखिरी मौका नहीं था, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल जरूर चलूंगा। मुझे कल उसे किसी तरह रोकना पड़ेगा। इन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हो चुकी थी। कविता उठकर बूढ़े के पास आई और बोली, अगर मेरी रवाना होने का इंतजाम हो गया है तो मुझे रुखसत कर दीजिए। बताइए आपने क्या इंतजाम किया है? बूढ़ा कुछ पल उसे प्यार से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, आज तुम यहां से नहीं जा सकती। बूढ़े की बात सुनकर कविता हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? मैं आज क्यों नहीं जा सकती? बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक रात और ठहरना पड़ेगा। कविता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या बात है? सब कुछ ठीक है, मैं क्यों रुकूं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कल एक काफिला यहां से गुजरकर मुंबई की तरफ जाएगा। कविता ने काफिला शब्द सुना तो उसे कुछ सुकून मिला। उसने सोचा, ठीक है, मैं कल काफिले के साथ चली जाऊंगी, आज रात यहीं रहूंगी। ये सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा,
मुझे एक रात और मिल गई। बूढ़ा सारा दिन दूर से कविता को देखता रहा। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात गहराती जा रही थी। कविता बिस्तर पर चली गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो लेटा रहा, मगर उसकी नजरें छत की तरफ नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई कविता को घूर रही थीं। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कंपकपी थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और खामोशी से कविता के पास गया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को धीरे से सहलाने लगा। अचानक कविता हल्की सी हिली। बूढ़े को डर लगा कि कहीं वो जाग ना जाए। वो घबराकर हाथ पीछे खींच लेता है। उसका चेहरा देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ चाह ही नहीं बल्कि पुरानी प्यास भी थी। अचानक कविता की आंखें खुल गईं। वो चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज ना निकले। फिर वो फौरन अपने बिस्तर पर आ गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कविता सारी रात सोचती रही, ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया? वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वो डर से कांप रही थी। आखिर सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी। कविता उठकर बूढ़े के पास आई और पूछा, क्या काफिला यहां आ गया है? अब मुझे इजाजत दीजिए। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, अभी काफिला नहीं आया। कविता चौंक गई। उसने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि आज काफिला आएगा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, आना तो था, शायद शाम तक। कविता ने कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बूढ़ा सिर्फ सिर हिलाता रहा और चुप रहा। अब कविता घर के आंगन में बैठी थी और बूढ़ा वहीं अजीब नजरों से दूर से उसे देख रहा था। कविता ने सोचा, मुझे इसकी आंखें पसंद नहीं हैं। मुझे यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं एक जवान लड़की हूं, मुझे नहीं पता इसके दिल में क्या चल रहा है। रात को ये मेरे पास आया, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज किसी भी कीमत पर रात को नहीं रोकना चाहिए। काफिला आए या ना आए, मुझे जाना ही होगा। बूढ़ा अब भी उसे दूर से देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। शाम हो चुकी थी। कविता बूढ़े के पास जाने ही वाली थी कि बूढ़ा खुद आकर बोला, मैं सोचा खुद ही बता दूं, काफिले के पास बहुत सामान है, इसलिए वे धीरे चलते हैं। आज रात थोड़ी देर और ठहर जाओ। कविता को गुस्सा आ गया। वो तुरंत बोली, मैं और नहीं रुक सकती। काफिला आए या ना आए, मैं अभी जा रही हूं। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बूढ़ा पास आया और बोला, अब रात होने वाली है। तुम एक जवान लड़की हो, इस वीराने में रात को कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? कविता परेशान और गुस्से में थी। उसे यकीन हो गया कि ये कोई नई चाल है। फिर भी सोचकर उसने कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन ये आखिरी रात है। काफिला आए या ना आए, मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई राज छिपा हुआ था। कविता पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। वो एक कोने में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो डर और शक के बीच थी। धीमी आवाज में उसने अपने आप से कहा, मुझे उम्मीद है कि आज की रात जल्दी खत्म हो जाए। फिर बोली, हाँ, बस आंखें बंद करके लेट जाओ जैसे तुम सो गई हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो बार बार कविता की तरफ देखता कि वो सच में सोई है या नहीं। जब उसे लगा कि कविता बिल्कुल नहीं हिल रही, तो उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि कविता सो रही है, वो धीरे से उठा और उसकी तरफ बढ़ गया। काफी देर तक वो खामोशी से उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसका होश डगमगा रहा हो। फिर वो कविता के पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसके पांव हिलाने लगा। तभी कविता की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। बूढ़ा समझ गया और फौरन पीछे हट गया। अब वो उसकी पेशानी सहलाने लगा। अचानक कविता की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो मुड़कर नीचे देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर की हरकत बता रही थी कि वो जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर वापस चला गया। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। कविता उठी और सीधे बूढ़े के पास गई। उसने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम्हारा काफिला आया है या अब कोई नया बहाना है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला नहीं आया। कविता गुस्से से बोली, मुझे पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। आप मुझे यहां किसी और मकसद से रोक रहे हैं। मैं सब समझ चुकी हूं। मैं अब यहां एक पल भी नहीं रह सकती। चलो, मैं जा रही हूं। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, बूढ़ा अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती।
कविता ने कहा। रास्ते से हट जाओ वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहां कोई नहीं है। कविता गुस्से से चिल्लाई। तुम चाहते क्या हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? आप मेरे पिता की उम्र के हैं, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। यहां सब वैसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। जिस इंसान की तलाश में तुम मुंबई जा रही हो, कौन जाने वो यहीं कहीं हो। कविता ने कहा। मैं यहां एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती और ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बूढ़े ने कहा। लेकिन अगर आज रात यहां ठहर जाओगी तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कविता चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, यह बूढ़ा मुझे बार बार क्यों रोक रहा है? इसके पीछे क्या राज है? बूढ़े ने कहा। मैंने कहा था एक रात और ठहरो। कल सुबह तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें मुंबई जाने की जरूरत भी ना पड़े। कविता पूरी तरह उलझन चुकी थी। उसने हैरानी से खुद से पूछा, इसे कैसे पता कि मैं किसकी तलाश में हूं और मुझे कोई परेशानी है? कविता के दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उसे बूढ़े पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बूढ़े को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाया, रुको, तुम चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद कविता थक कर बैठ गई। उसके घुटने कांप रहे थे और दिल में अब भी डर और बेचैनी थी। अचानक बूढ़ा उसके पास आ गया। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसका लहजा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने धीमे मगर पुख्ता लहजे में कहा, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, अगर आप इसी घर में रहीं तो शायद आपको मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े। कविता ने थके हुए लेकिन सख्त लहजे में पूछा, अगर कुछ है तो साफ साफ क्यों नहीं बता देते? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता। अगर अभी बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आप अपने पति को ढूंढने निकली है। ये सुनकर कविता दंग रह गई। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। हाँ, मैं अपने पति की तलाश में हूं। वो काफी समय से लापता है। मैंने कई जगह खोजा है। अब मुंबई जा रही हूं। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? उसने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने बड़ी गंभीरता से कहा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकूंगा। उसकी अजीब बात सुनकर कविता डर गई। वो डर, शक और उलझन के साथ बूढ़े की तरफ देखने लगी। दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या ये कोई नई चाल है? अब ये रात को मेरे साथ क्या करने वाला है? बूढ़ा वहीं खड़ा था, बेहद गंभीर और परेशान। उसकी नजरें अब भी कविता पर जमी हुई थीं। कुछ देर सोचने के बाद कविता ने कहा, ठीक है, एक रात और यहीं ठहरते हैं। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई मंजिल करीब आ गई हो। ठीक है, उसने कहा। कविता और बूढ़ा वापस घर की तरफ चल पड़े। कविता आगे चल रही थी और बूढ़ा पीछे। वो जल्दी में नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा जोश था। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी उलझन झलक रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात बहुत मुश्किल से मिली है और मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। रात हो गई। कविता, जो अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो जाग रही थी, धीमी आवाज में खुद से बातें कर रही थी और हर छोटी आवाज पर चौंक जाती थी। बूढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब वो सो गई है, तो वो धीरे धीरे उठा और कविता के पास बैठ गया। वो उसे प्यार से देखने लगा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाने की कोशिश की। कविता ने झट से उसका हाथ छुड़ाया और गुस्से से मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप उठा और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों से अंदर आई। कविता पहले से ही जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि डर और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इस बार बिना कुछ कहे, बिना बूढ़े से पूछे, उसने वहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ी। वहां एक जवान आदमी बैठा था, खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। उसे देखते ही कविता चौंक गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चीख पड़ी, क्या ये मेरे पति विक्रम है? वो दौड़कर उस जवान आदमी से लिपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके लिए ये पल किसी जादू से कम नहीं था। कविता ने कहा, तुम यहां कैसे पहुंच गए? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? विक्रम ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। कविता की खुशी का कोई अंत नहीं था। जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, वो उसके सामने खड़ा था।
लेकिन तुम कहाँ थे? कविता ने पूछा। और तुम इस बूढ़े के घर कैसे पहुंचे? मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या तुम उसे जानते हो? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। अब उन आंखों में खुशी नहीं बल्कि सुकून था। उसने कहा, पहले उस बूढ़े को बुलाओ, देखो वो कहाँ है। कविता ने झोपड़ी के हर कोने को ढूंढा, लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं मिला। वो वापस आई और बोली, वो कहीं नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब हो गया हो। वो कहाँ गया? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, वो कहाँ गया अब तुम खुद समझ जाओगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहाँ था? कविता ने कहा, हाँ बताओ तुम कहाँ थे। अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। विक्रम कहने लगा, एक दिन मैं घर से बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी और एक बहुत खूबसूरत लड़की से हुई। बूढ़ा बाप की उम्र का लग रहा था और लड़की बहुत जवान और सुंदर थी। मैंने उस लड़की से बात की। मैंने कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें किसी जवान के साथ होना चाहिए था। लेकिन वो लड़की कोई जादू जानती थी। उसकी फितरत रहस्यमयी थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाया और मुझ पर थूक दिया। एक ही पल में मैं उस बूढ़े आदमी जैसा बन गया। उसका चेहरा मेरा हो गया। फिर उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही जिएगा। उसने मुझे एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तुझे चाहने वाले जिनसे तू प्यार करता है तेरी तलाश में इस वीराने तक पहुंच जाए और तेरी हकीकत जाने बिना तेरे साथ एक रात गुजार दे, तो तू अपनी असली शक्ल में वापस आ सकता है। और हां, एक शर्त और है, तू अपनी पहचान खुद नहीं बताएगा। कविता कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, हां, मैं ही वो बूढ़ा आदमी था। यह सुनते ही कविता जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अब उन आंसुओं में पछतावा था, शर्मिंदगी थी। वो दौड़कर उसे फिर से गले लगा ली और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। विक्रम ने सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, तुम्हारी नीयत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। अब उन्होंने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। अब सिर्फ भरोसा था, वफादारी थी, और वो रिश्ता था जो हर सजा से ज्यादा मजबूत निकला। क्योंकि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर इम्तिहान, हर वक्त और हर दौर के बाद भी वापस लौट आता है।